हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। डियर स्टूडेंट, मैं निधि, आप सभी की हिंदी मेंटर। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ एक नया चैप्टर जो कि बेसिकली एनआईएस क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 5th से लिया गया है। स्क्रीन में आप सभी को उसका नाम दिख रहा होगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और आपको इसके राइटर का नाम भी साक्षात दिख रहा होगा सामने, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, जिनके द्वारा ये लिखा गया है। ये उनके खुद की आप बीती है कि वो एक बारी रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक संस्थान में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाते हैं किसी को लेकर के, और फिर वहां का जो पूरा मंजर होता है वो किससे मिलते हैं, और उसके बाद का अनुभव, और हॉस्पिटल यानी नर्सिंग होम में जाने से पहले का अनुभव, और वहां पहुंचकर अनुभव, और वहां से निकल के उन्होंने अपना जो अनुभव है वो इस कहानी के द्वारा साझा किया है। तो आइए रुक करते हैं कहानी का। इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अगर आप एनआईएस क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप परेशान हो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के कि इसके चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेंगे, इस जो भी चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिलेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो डेज मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर डिस्टेंस स्कॉलर पर लगातार सारे चैप्टर्स की समरी आप सभी के लिए लाइव कर दी गई है, जिसको आप देख करके अपने एग्जामिनेशन को बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है आपको, वहां पर पूरी समरी समझाई जा रही है बिल्कुल आसान सरल भाषा में, जिसको आप एक बार सुन लो तो आपको पूरा चैप्टर पानी की तरह साफ हो जाए, पानी की तरह क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन भी अच्छा जाए। तो इसी तरीके से आज हम अपना सुनने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th के हिंदी का 5th चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम में। राइटर मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी को। तो डियर स्टूडेंट, मैं कहानी को यहाँ पर पढ़ के आपको समझाने वाली हूँ। ये छोटी सी समरी ली है मैंने पूरे के पूरे कहानी से, जो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी के अंदर आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो ये कहानी डियर स्टूडेंट बेसिकली है, ये कहानी सितंबर 1951 की है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहीं पर देखने को मिल गया कि अगर पूछा जाता है कि ये कहानी कब की है, किस दशक की है, तो आपका आंसर यहीं पर होने वाला है 1951। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब लेखक अपनी एक बीमार परिचित महिला के साथ इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में थे, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि जो राइटर थे वो एक बारी अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं इंदौर में, जो कि बेसिकली होता है, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर जो उनकी जो जिनके घर वो गए हुए थे वो बीमार पड़ गई। तो अब वो उनको लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। यूं तो जो राइटर थे वहां पर अतिथि बन के गए थे, लेकिन अभी उनको उस महिला का परिचारक बनना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत वहां पे कुछ खराब थी। ठीक है, तो अभी वो कहाँ पहुंचे? रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में। और आपको पता है कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को हॉस्पिटल के दौरे करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, किसी नर्सिंग होम का दौरा करना, यार वहां रहना, किसी की देखभाल करना, ये सारी चीजें जो पूरा माहौल होता है ना वो उसको पसंद नहीं होता है। लोग इससे बहुत ज्यादा बचते हैं और कतराते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति में राइटर को, जो राइटर है चैप्टर के, उनको वहां पे जाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होता है। पहले दिन वे मेहमान की तरह थे, मैंने जैसा आपको बताया कि पहले दिन वहां पे वो गेस्ट बन के थे उस घर में, लेकिन अगले दिन जो वहां की परिचालक थी उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसको लेकर के फिर उनको वहां पर जाना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, नर्सिंग होम में बीमारी का माहौल था, हर तरफ चिंता छाई हुई थी। तभी लेखक ने एक असाधारण महिला को कमरे में आते देखा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कोई नर्सिंग होम है, कोई हॉस्पिटल है, तो उसका माहौल कैसा होगा। तो राइटर ने पहले वैसा ही कहा कि जब मैं वहां पे गया तो हर तरफ बीमारी ही बीमारी छाई हुई थी, हर तरफ दुख ही दुख था, लोग रो रहे थे, लोग पीड़ित थे, लोग परेशान थे, लोग दर्द में थे, जिनको देखकर अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो भी बीमार महसूस करने लगता है। वो अगर प्रसन्न भी है तो वहां जाकर के वो दुखी सा फील करने लगता है। तो राइटर के साथ भी हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस कमरे में एक असाधारण महिला एंटर करती हैं। अब देखते हैं उनके बारे में क्या राइटर की राय है। वह सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई थी, उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, रंग गोरा था जिस पर हल्की लालिमा थी, और उनका कद लंबा और सुडौल था। ठीक है, अब वो उनके बारे में बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये बताया गया है
इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है। वहां पर जो असाधारण महिला का एंट्री हुआ था, उन्होंने जब एंटर किया था, वो उनका बता रहे कि कैसा वेशभूषा था, कदकाठी कैसी थी, तो वो बिल्कुल गोरी सफेद सी लंबी सी सुडौल बॉडी और व्हाइट कपड़ा मतलब सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। आगे बताते हैं, उनके आते ही उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति के पास उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और जब वो पास आई राइटर के, तो उन्होंने कहा है कि भाई उदास मत हो, ठीक है, दुखी मत हो, क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति तुम्हारे आसपास है तो उसके सामने अगर तुम उदास होकर बैठोगे तो बीमार व्यक्ति को और ज्यादा दिक्कत महसूस होगी तुम्हारा चेहरा देखकर, इसलिए बीमार व्यक्ति के सामने उदासी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं वो क्या कहती है। उनकी भाषा साफ सुथरी थी, उच्चारण स्पष्ट था और आवाज में एक आदेश था, लेकिन यह आदेश किसी अधिकारी का नहीं बल्कि एक माँ का था, जिसमें प्यार और अधिकार दोनों का भाव था। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि जब वो महिला एंटर करती है अंदर, तो उन्होंने बड़े ही सख्त तरीके से ये कहा था कि भाई बीमार व्यक्ति के सामने इस तरीके से उदास होकर मत बैठो। तो उनकी जो बोल चाल थी, जो उनकी भाषा थी, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर सी थी और उनकी आवाज में एक आदेश था, मतलब बोल्डनेस था कह सकते हो, लेकिन वो आदेश होते हुए भी आदेश महसूस नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आदेश किसी अधिकारी, किसी उच्च अधिकारी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं दी है जो कि तुम्हें अपने आप से श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा था कि वो आवाज, वो आदेश तो किसी माँ का था। जैसे माँ अपनत्व से किसी व्यक्ति को कहती है ना कि बेटा खाना खा लो, बेटा सुबह जल्दी उठा करो, बेटा पढ़ाई करो, तो बिल्कुल ऐसी ही अपनों सी भावना थी उस आदेश में, जो कि उनको बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं कराती है। आगे देखते हैं। अब जाकर के फाइनली उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वह महिला कौन थी जिसके बारे में वो इतनी बातें कह रहे थे। तो यह महिला मदर टेरेसा थी। तो आपने जरूर इन महिला, इस महान महिला के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो यही महिला थी जो कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में कई सालों से काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, गरीबों की, असहायों की और बेजानों की और बीमार लोगों की, ठीक है। तो उस नर्सिंग होम की अध्यक्ष वो थी, मतलब उस नर्सिंग होम में जितनी भी और सिस्टर्स या नर्स काम करती थी सब उसके अंडर में आती थी, ठीक है। ओके, और ये आगे बता रहे हैं, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे साथ नोट्स बनाते चल सकते हो, ठीक है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये जो मदर टेरेसा थी वो इंडिया की नहीं थी, भारत की नहीं थी, बल्कि वो तो कहाँ की थी, वो फ्रांसीसी थी, यानी फ्रांस की थी, ठीक है। लेकिन भारत उनकी कर्म भूमि थी, ठीक है। एक होता है जन्मभूमि जहां पर आप जन्म लेते हो अपने माता पिता के द्वारा, एक होता है कर्म भूमि जहां पर आप कर्म करते हो, काम करते हो और अपने आप को सफल बनाते हो। तो वैसे ही मदर टेरेसा का जो जन्मभूमि था वो फ्रांस था, लेकिन जो कर्म भूमि थी वो था भारत, ठीक है। अब आगे थोड़ा कर्म के बारे में और मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है कर्म, क्यों उनकी कर्म भूमि भारत कहला रही है, वो क्या चीजें ऐसी फॉलो करती थी जो कि उनको दूसरों से अलग बनाता था। तो ये सारी बातें मैं आपको आगे समझाऊंगी, पर अभी आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, ठीक है। अपनी युवा अवस्था से लेकर इस उम्र तक वे रोगियों की सेवा में लगी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब समझो कि यहाँ पे एक बात बताई गई थी कि जो मदर टेरेसा थी उनकी जो आयु थी आज कितनी थी, मतलब जब ये स्टोरी बता रहे थे तब कितनी थी, 45 वर्ष, यानी 45 इयर्स ओल्ड। और ऐसा नहीं था कि वो भी हाल फिलहाल में उन्होंने ये नर्सिंग होम ज्वाइन किया 2-4 साल पहले, 3 साल पहले, ऐसा नहीं है। वो अपनी युवावस्था से, मतलब समझो कि हो सकता है कि वो वहां पे 20 साल 25 साल से ही काम कर रही थी, जब वो बिल्कुल युवा थी। और युवावस्था में लोग जनरली सपने देखते हैं बड़े बड़े कि मैं ये बनूंगा, ऐसे करूंगा, मेरे अंडर में इतने लोग काम करेंगे, इस तरीके से लोगों के सपने होते हैं और वो उसके लिए काम करते हैं। लेकिन एक युवावस्था में ही ये समर्पण, ये भाव, ये प्रेम, ये सेवा भावना असाधारण ही है। तभी जो राइटर थे, जो लेखक, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा कि वहां पर एक असाधारण स्त्री एंटर करती है उस नर्सिंग होम में, ठीक है। आगे देखते हैं।
यही उनका काम था, यही उनका घर था और यही उनकी लगन थी। जैसा मैंने बताया आपको कि कर्म भूमि को ही उन्होंने बिल्कुल अपना लिया था। अब यही उनका घर था, यही उनका हमेशा के लिए ठिकाना था, यही उनकी लगन थी, यही सपना था, यही जुनून था, यही परिवार था। अब इससे ऊपर उनका ना कोई था, ना होगा, ना वो सोच सकती है। ठीक है, सब कुछ उन्होंने इसी एक नर्सिंग होम को, या कह दो इसी एक सेवा भावना को समर्पण कर दिया था। ठीक है, उनको सेवा के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। दूसरों का दुख वो अपना खुद का दुख समझती थी, और उसको जब तक वो उन व्यक्ति के शरीर से निकाल के ठीक ना कर दे, चाहे आप रोग कह ले, जब तक उस व्यक्ति का, उस रोगी का रोग ठीक नहीं हो जाता था, तब तक वो उसके पीछे लगी रहती थी, बिल्कुल माँ की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। मदर टेरेसा ने बीमार महिला के मुरझाए गालों को अपने कोमल हाथों से थपथपाया, जिससे उसके सूखे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेखक को लगा कि कमरे का तनाव कुछ कम हो गया। वो एक इंसिडेंट बता रहे, घटना बता रहे, क्या हुआ था। एक बीमार बुजुर्ग महिला थी, ठीक है, जो बिल्कुल टेंशन में थी, और कह सकते हो ना जब लोग बीमार होते हैं तो कैसा कैसा चेहरा बना के रखते हैं। ठीक है, कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और उनको मतलब कोई बोलता है तो इरिटेशन होती है कि हट जाओ, मेरे सामने बात मत करो, उनको सिर्फ अपना दर्द ही महसूस होता है। तो जब ऐसी महिला मदर टेरेसा के सामने आती है, तो उन्होंने बड़े ही कोमल नरम हाथों से अपने उसके गाल पे थोड़ा सा थपकी लगाया, थपथपाया इस तरीके से। ठीक है, और सिर्फ इतना करते ही, ठीक है, क्या होता है, उस बूढ़ी बीमार महिला के चेहरे पर बिल्कुल हंसी आ जाती है। और जो कमरे का तनाव होता है, मतलब अगर आप समझो आप किसी रूम में हो, वहां पर कोई दर्द में है, तो उसके दर्द में होने का जो असर है वो पूरे कमरे में फैलता है। जितने लोग आसपास होते हैं सबको उसका दर्द महसूस होता है, और सब टेंशन में हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, सब परेशान है, सब तनाव में चले जाते हैं। लेकिन अगर वो रोगी जिसको दुख है, जो तनाव में है, जो पीड़ा में है, अगर वो थोड़ा सा वहां पे स्माइल कर दे, मुस्कुरा दे, तो बाकी लोग भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो अब हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, इसको अच्छा लग रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही वहां पर भी हुआ, जब मदर टेरेसा ने अपने हाथों से उस बूढ़ी महिला के ऊपर हल्का सा थपथपाया, तो कमरे का जो तनाव था वो कम हो गया, क्योंकि उसके चेहरे पर, उस बूढ़ी महिला, उस बीमार महिला के चेहरे पर क्या आया, थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। आगे देखते हैं। अभी डॉक्टर कमरे में आए और मदर टेरेसा ने उन्हें देखते ही कहा कि उनका बीमार व्यक्ति हंस रहा है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि मदर टेरेसा खुद ही हंसी बिखेरती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, ऊपर वो जो बीमार महिला थी वो कैसे क्या करती है, वो मुस्कुराने लगती है, और जब वो मुस्कुराती है तो पूरे रूम का, पूरे कमरे का माहौल जो होता है थोड़ा सा नरम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, और तभी डॉक्टर एंट्री करते हैं उस कमरे में, और जो मदर टेरेसा होती है वो उनको देख के बोलती है, देखो तुम्हारा जो रोगी था, जो बीमार व्यक्ति था, वो तो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। तो डॉक्टर जवाब में कहते हैं कि तुम हो ही ऐसी मदर टेरेसा कि तुम्हें देखते ही कोई खुश हो जाएगा, या तुम जहां जाती हो खुशियां बिखेर आती हो, हंसी बिखेर आती हो। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने ये संवाद कहा। आगे देखते हैं। इस एक वाक्य में डॉक्टर ने अपने कई वर्षों के अनुभव को व्यक्त कर दिया, क्योंकि जो मदर टेरेसा थी वहां पे कई वर्षों से काम कर रही थी, उस रॉबर्ट नर्सिंग होम में कई सालों से काम कर रही थी। तो कई सालों से ऐसे चमत्कार होते आए हैं, लोगों ने देखा है, डॉक्टरों ने देखा है कि लोग आते हैं दुखी होकर के, बीमार होकर के, पीड़ित होकर के, लेकिन मदर टेरेसा के संरक्षण में आते ही, उनके पास आते ही वो क्या महसूस करने लगते हैं, वो मुस्कुराने लगते हैं, वो खुशी महसूस करने लगते हैं, वो पीड़ा अपनी भूल जाते हैं। तो ऐसा अनुभव डॉक्टर को भी था कि मदर टेरेसा के अंदर कोई तो जादू है, कोई तो खूबसूरती है, कोई तो ऐसी भावना है कि जो इनके आसपास कोई भी अगर रोगी आता है तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक ने सोचा कि जो महिला बिना बच्चों को जन्म दिए मां बन सकती है, जो 30 रुपए महीने पर 20 वर्षों से दिन रात सेवा कर सकती है, और जो पीड़ितों के जीवन में हंसी ला सकती है, वह सच में महान है। अब ये देखो कितनी बढ़िया लाइन है, मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंडरलाइन कर दे रही हूँ ये पूरी लाइन, कि आपके क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। नोट्स बनाते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो।
अब राइटर के अकॉर्डिंग महान व्यक्ति कौन है? महान व्यक्ति वो मदर टेरेसा को इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर टेरेसा ने किसी बच्चे को अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है, लेकिन वो उस नर्सिंग होम में आए हर एक को अपना बच्चा समझती है, अपना परिवार का सदस्य समझती है और उसकी सेवा में तल्लीन रहती हैं, दिन रात एक कर देती हैं कि बस किसी तरीके से ये रोगी यहाँ से चंगा भला होकर के चला जाए। और एक बात यहाँ पे उन्होंने कही है कि वो 20 वर्षों से 20 ईयर्स से वो उस नर्सिंग होम में काम कर रही हैं और उनकी तनख्वाह कितनी है, उनकी वेतन कितना है, वो कितना कमाती है वहां से? 30 रुपए प्रति माह, 30 रुपीज पर मंथ, ये उनकी इनकम थी उस रॉबर्ट नर्सिंग होम में पिछले 20 वर्षों से। लेकिन जो उनका कर्म था, जो उनका काम था, वो कई हजार कई लाख भी अगर आप दे दो तो वो कम था जो वो काम वहां पे कई वर्षों से करती आ रही थी। आगे चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे मदर टेरेसा की। अब इस रॉबर्ट नर्सिंग होम में अन्य नर्सें भी थी जो अन्य जगहों से आई थी भारत के बाहर से। अब उनका यहाँ पे हमें चित्रण देखने को मिलेगा, देखते हैं। तीसरे पहर में मदर टेरेसा एक और युवती के साथ आई। अब एक और युवती की एंट्री होती है नर्सिंग होम में और उसका सामना होता है किससे? राइटर से, ठीक है, लेखक से। अब आगे देखते क्या होता है। वह भी उन्हीं सफेद वस्त्रों में थी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर नर्सिंग होम है तो वहां का एक ड्रेस कोड होता है तो सबको वियर करना पड़ता है, तो वो जनरली क्या होता है, सफेद रंग का होता है, तो उन्होंने भी वही सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ था और वो गोरी और आकर्षक थी, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा सुंदर, जिसको आप कह सकते हो, काफी ज्यादा गोरी थी, काफी ज्यादा सुंदर थी, आकर्षक थी। इस तरीके का उनका पूरा चरित्र का चित्रण यहाँ पे किया गया है। लेखक को लगा कि गोरी और आकर्षण शब्द उनके रूप का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि जो लेखक है वो कह रहा है भले ही मैं उनको गोरी और आकर्षक कह दे रहा हूं, लेकिन गोरी और आकर्षक कह देना उनकी खूबसूरती का वर्णन पूरे तरीके से ठीक तरीके से नहीं हो जा रहा है। वो इससे बढ़ के थी, इससे कई गुना बढ़ के खूबसूरत कह लो, इस तरीके की महिला वो थी। आगे, उन्हें लगा कि शायद, अब देखो यहाँ पे एक लाइन है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है। उन्हें लगा कि शायद ब्रह्मा ने चांदनी को दूध में घोलकर उस लड़की को बनाया, ठीक है। अब उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि समझो कि कहा है कि ब्रह्मा जी हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लोगों का निर्माण करते, मनुष्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। शरीर की रचना, सुंदरता सब ब्रह्मा जी के हाथों में होती है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने चांदनी में दूध घोलकर, मतलब समझो चांद कितना खूबसूरत होता है, ठीक है, इतना सफेद, इतना उजला, इतना भड़कीला, इतना खूबसूरत, और दूध भी सफेद उजले रंग का होता है, जिसमें कोई दाग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को घोलकर जो एक बेहतरीन कलर निकलता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड कलर निकलता है, उस तरीके की खूबसूरती थी उस लड़की के पास, ठीक है। वो लड़की का कलर कुछ ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। वह रूप और स्वरूप की एक दिव्य रचना जैसी थी, वही है कि उसकी खूबसूरती का वर्णन वो कई लाइनों में यहाँ पे कर रहे हैं कि वो ऐसी रचना थी जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसकी मिसाल आप दे सकते हो। आगे देखते हैं। अब फाइनली उनका नाम यहाँ पर बताया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, उनका नाम क्या है यहाँ पे। तो उनका नाम था, पहले हम लोगों ने पढ़ा मदर टेरेसा, और जो सेकेंड यहाँ पे स्त्री का वर्णन है वो है क्रिस्ट हेल्ड, ठीक है, क्रिस्ट हेल्ड। तो जो मदर टेरेसा थी वो फ्रांसीसी थी, फ्रांस की रहने वाली थी, और जो क्रिस्ट हेल्ड है वो जर्मन थी, यानी कि जर्मनी की रहने वाली थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है, आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं। अब दो देशों का वर्णन यहाँ पे हुआ है, पहला फ्रांस मदर टेरेसा के लिए, दूसरा जर्मनी किसके लिए? क्रिस्ट हेल्ड के लिए। अब आपको पता है जिस टाइम पीरियड पे ये स्टोरी डिस्क्राइब की गई थी, लिखी गई थी,
उस टाइम कई देशों में वर्ल्ड वॉर 1, 2 या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें घटनाएं हो रही थी या हो चुकी थी, जिससे ये देश आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, इस तरीके का पूरा स्थिति था। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है आप देखो समझो। फ्रांस की बेटी मदर टेरेसा और जर्मनी की बेटी क्रिस्ट हेल्ड, ठीक है, एक साथ थी, एक रूप थी, एक लक्ष्य थी, एक ही भाव थी। ठीक है, दो देश, वो भी ऐसे देश जिनकी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन दो देशों की महिला, दो देशों की बेटियां आपस में एक साथ थी, एक मत थी, एक रूप थी, एक लक्ष्य था, एक भाव था। मतलब वो इसी सेवा भावना के लिए समर्पित थी। जो मदर टेरेसा का लक्ष्य था वही क्रिस्ट हेल का लक्ष्य था, जो मदर टेरेसा की भावना थी वही क्रिस्ट हेल की भावना थी। एक आप रूप भी कह सकते हो, मतलब दोनों ही सुंदर थी, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, आकर्षक थी। तो हर एक तरीके से दोनों एक रूप थी और एक भाव थी। आगे लेखक बताता है, लेखक ने क्रिस्ट हेल्ड से कहा कि उनका देश महान है जिसने हिटलर जैसे युद्ध के देवता और उसके जैसी सेवा भावी लड़की को भी जन्म दिया। आप देखो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन है, मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, आप देखते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे साथ कि उन्होंने यहाँ पे कहा कि लेखक कहता है कि जर्मनी एक महान देश है। ठीक है, क्यों महान देश है? क्योंकि वहां पर इतना अलग तरीके से चीजें हुई हैं। लाइक एक बंदा ऐसा है वहां पे, हिटलर ऐसा बंदा है जो युद्ध का देवता है, जिसको मार काट इस तरह की चीजें पसंद है, एक दूसरे को हराना। ठीक है, वहीं पर एक ऐसी लड़की का भी जन्म हुआ जो मतलब कि समर्पित है सेवा के लिए, उसको किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, वो लोगों के दुख को अपना दुख समझती है और उसमें शामिल होकर के उसको दूर करने की कोशिश करती है। दो इतने अलग मेंटेलिटी के लोग एक ही देश में जन्म लिए हैं, तो आपका देश तो बिल्कुल महान है। ठीक है, आगे क्या है, यह सुनकर क्रिस्ट हेल्ड गर्व से भर गई और उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर मारकर कहा हाँ हाँ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात, अगर आपकी कोई तारीफ करे और उसके साथ साथ आपकी कोई देश की तारीफ करे तो आपको अंदर से प्राउड फील तो होगा, गर्व फील तो होगा ही। वैसे ही हुआ क्रिस्ट हेल्ड के साथ, जिससे वो ये बातें सुनकर के गर्व से भर गई, प्राउड फील किया उन्होंने और अपना दाहिना पैर पटक पटक के कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, जब क्रिस्ट हेल्ड दूसरे कमरे में चली जाती है तो लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि क्या वे इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। अब थोड़ा सा लेखक को था कि दो अलग देश की बेटियां जहां पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने पूछा, जब वो क्रिस्ट हेल्ड दूसरे कमरे में चली जाती हैं तो उन्होंने मदर टेरेसा से पूछा कि क्या आप जर्मन की इस लड़की के साथ आराम से रह लेती है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप प्यार से इसके साथ रहती हैं। ठीक है, तो क्या होता है आगे पढ़ते हैं। तो इस पर मदर टेरेसा ने कहा दोनों ईश्वर के लिए काम करती हैं, तो प्यार क्यों नहीं होगा। देखो इनका जवाब क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, जिसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ कि मदर टेरेसा ने कहा कि भाई दोनों जब ईश्वर के लिए ही काम कर रही है, सेवा ही कर रही है, लोगों की मदद ही कर रही है, तो आपस में बैर क्यों होगा, प्यार ही तो होगा। आगे कहती है, लेखक ने थोड़ा व्यंग करते हुए पूछा कि क्या वे यह भूल सकती है कि हिटलर ने फ्रांस को रौंद दिया। ठीक है, अब क्या था, जो राइटर था थोड़ा सा यहाँ पर व्यंग कसता है, थोड़ी चुटकी लेता है मदर टेरेसा की, और वो बोलता है कि आप कैसे भूल गए कि हिटलर ने आपके देश के साथ क्या किया, फ्रांस को उसने रौंद कर रख दिया है, मिट्टी में मिला दिया, इस तरीके से वो वहां पर कहता है। तो आगे मदर टेरेसा का जवाब है, फिर से एक बहुत ही कह सकते हो सेंटिमेंटल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो एक महान इंसान ही दे सकता है। उनका जवाब है, मदर टेरेसा ने जवाब दिया कि हिटलर बुरा था और उसने लड़ाई छेड़ी जिससे क्रिस्ट हेल्ड और उनका भी घर टूट गया, इसलिए दोनों एक ही हैं। वहां पर ये कहती हैं कि हिटलर सच में एक बुरा इंसान था, उसने लड़ाई छेड़ी, युद्ध छेड़ा, जिसके कारण क्रिस्ट हेल्ड ने भी अपना जर्मनी में घर खो दिया और फ्रांस में मैंने भी अपना घर खो दिया है, और दोनों इस तरीके से एक ही साथ आकर इस मुकाम पे, इस पड़ाव पे खड़े हो गए हैं। ठीक है, आगे कहती है मदर टेरेसा ने यह बात इतनी गहराई से कही कि लेखक निरुत्तर हो गया। लेखक सोचने लगा कि मनुष्य ने ही मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खड़ी कर दी है, ऊंची, मजबूत, भूगोल की, जाति वर्ग की, जो बहुत दुखद और महत्वहीन
होते हुए भी अजय है। अब देखो ये कितना यहाँ पे गहराई वाली बात है जो कि राइटर कहता है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो मदर टेरेसा ने जब जवाब दिया इस तरीके से, तो राइटर के मन में बिल्कुल एक तूफान सा दौड़ पड़ा और वो बिल्कुल विचारों के एक झोंके के अंदर खोसा गया और वो वहां पे सोचता है कि मनुष्य ही मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी करता है, मतलब मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है, हम ही आपस में बैर रखते हैं, हम ही आपस में नफरत फैलाते हैं, हम ही आपस में बड़ी बड़ी दीवारें खड़े करते हैं, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर और भूगोल के आधार पर, स्थान के आधार पर अलग अलग तरीके से आपस में बैर करते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, जो कि बिल्कुल महत्वहीन है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब की चीजें हैं। ये है तो ये बेमतलब की चीजें, लेकिन अजय है, इस पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, हम चाहे ना चाहे, लेकिन मनुष्य ऐसा ही करते आया है और आगे ऐसा ही करते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर पहला देखा स्त्री को, पहली महिला को यहाँ पे देखा था मदर टेरेसा के रूप में, जिनका वर्णन मैंने किया है। दूसरी जो महिला यहाँ पे थी वो थी क्रिस्टहेल्ड। अभी यहाँ पे तीसरी महिला का उल्लेख है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है मदर मार्गेट। ठीक है, मदर मार्गेट। अब इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो इनका भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देखेंगे। मदर मार्गेट को देखा जो नर्सिंग होम की सबसे बूढ़ी महिला थी। अभी तक जो आपकी मदर टेरेसा थी और जो आपकी क्रिस्टहेल्ड थी वो काफी यंग थी, ठीक है, युवावस्था में थी, लेकिन जो मार्गेट थी वो सबसे बूढ़ी नर्सों में से एक थी। वे कद में छोटी थी, लेकिन उनकी चाल में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती थी। उनकी हंसी मोतियों की तरह थी और उनका काम बहुत ही सराहनीय था। वे 40 वर्षों से भारत में सेवा कर रही थी। अब ये जो मदर मार्गेट, इनके बारे में कहा गया है कि इनका कद छोटा था, ठीक है, लेकिन जो इनकी चाल थी ना, एकदम फुर्तीली थी, मतलब अभी यहाँ पर फटाक से वहां पे चली जाए, और जो इनका व्यवहार था उसमें काफी मस्ती थी, ठीक है, मतलब ये जो नर्सिंग होम में पूरा हंसी मजाक का माहौल रखती थी, एक बिल्कुल खुल के हंसती थी, और जब भी वो ऐसा करती थी तो जिससे उनका जो रोगी होता था, पेशेंट हो जाता था, वो भी खुशी होकर के हंसने लगता था। ये मतलब इनकी हंसी के बारे में कहा गया कि इनकी हंसी मोतियों की तरह थी, मतलब बिल्कुल बिखर सी जाती थी और लोगों में बढ़ जाती थी, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी बात है, उस के क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, कितने वर्षों से ये काम कर रही थी भारत में? पिछले 40 वर्षों से मदर मार्गेट हमारे देश भारत में काम कर रही थी, लोगों की सेवा भाव से काम कर रही थी, यहाँ पे सेवा कर रही थी, ठीक है, 40 वर्ष, ठीक है, 40 ईयर्स। आगे देखते हैं। अब एक इंसिडेंट यहाँ पर होता है लेखक के सामने, वो बताता है, एक अमीर घर का रोगी ऑपरेशन के लिए आया, उसे कहने की आदत थी, सहने की नहीं। जब उसे दर्द हुआ तो वो व्याकुल होकर बोला, मदर मैं मर जाऊंगा। वातावरण में उदासी सी छा गई, लेकिन बूढ़ी मदर की हंसी की लौ बुझी नहीं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज सब कुछ है, कल कुछ कुछ और फिर आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे होता है, क्या होता है कि एक बारी उस नर्सिंग होम में एक अमीर आदमी आता है, और अमीर आदमी क्या है ना कि दुख दर्द सहने की आदत नहीं है, वो सोचता है कि उसके पैसों के दम पर ये दुख और पीड़ा भी गायब किया जा सकता है, तो वो वहां पर चिल्लाता है और दर्द महसूस होता है तो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, और वो कहता है कि मदर मैं मर जाऊंगा, मुझे इतने दर्द सहने की आदत नहीं है। और जो पूरा इन्वायरमेंट था, आसपास का माहौल था, उसमें एक अजीब उदासी सी छा गई थी, ठीक है। लेकिन इस पर जो मदर मार्गेट थी वो बिल्कुल खिलखिला के हंस देती हैं और काफी देर तक हंसती हैं। वो कहती हैं कि आज सब कुछ है, मतलब आज दर्द है, कल कुछ कम होगा और फिर आगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से वो रोगियों को सांत्वना देती हैं और उनके दुख में भागीदारी करती हैं, ठीक है। और वही है कि वो इतनी तेज से वहां पे हंसी कि आसपास अगर कोई होता तो बिल्कुल शर्मा जाता, और वो हमेशा हंसती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी, मोतियों की तरह हंसी को बिखेरती रहती थी। आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, कहानी कहाँ जाती है। आगे ये बताते हैं, क्रिस्टहेल्ड का तबादला हो गया और अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रिस्टहेल्ड का
तबादला कहाँ हुआ था? तो क्रिस्ट हेल आपको मैंने बताया था कि उनका तबादला कहाँ पे हुआ था? धानी के भील नामक सेवा केंद्र में, ठीक है, जो कि काफी कह सकते हो कि वीरान जंगल सा जगह है और इस तरीके के माहौल में सिस्टर क्रिस्ट को रहने की आदत नहीं थी, ठीक है। आगे लेखक कहता है, लेखक को लगा कि उस जंगली जीवन में यह कोमल लड़की कैसी रहेगी, लेकिन क्रिस्ट हेल्ड अपनी सेवा में इतनी मग्न थी कि उसे स्वर्ग के सिवा कुछ और नहीं दिखता था। वह लेखक और दूसरे से मिलने आई और हंसती खिलखिलाती और कूदती हुई, ठीक है। तो लेखक को पहले तो लगा कि यार उस जंगली एरिया में, उस जंगली जीवन में ये कोमल खूबसूरत लड़की जीवन कैसे बिताएगी, इसका तबादला वहां पर हो गया, अब ये आगे कैसे वहां पे रहेगी, ठीक है। लेकिन इसका बिल्कुल 1% भी फर्क नहीं पड़ता क्रिस्ट हेल्ड को। वो तो जैसे पहले थी, खुश थी और सेवा में मग्न थी, सेवा ही करना चाहती थी, चाहे सेवा वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में करे, चाहे वो धानी के भील जैसे जंगल जैसी जगह में भी सेवा करने के लिए वो तैयार थे। उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं था, उनको सेवा के आगे कोई और चीज दिखती ही नहीं थी। तो इसी वजह से वो उस रूम में जहाँ पे लेखक और सब थे वहां पे उछलती खेलती हंसती हंसती सी आई। आगे देखते हैं क्या होता है। वही बताया जा रहा है कि उन्हें यहाँ से जाने का बिल्कुल दुख नहीं था, बल्कि नई जगह देखने का उत्साह था, लेकिन लेखक को उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। अब यहाँ पे है कि लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था उसका यहाँ से जाना, लेकिन इसके विपरीत जो क्रिस्ट हेल थी उनको यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, बल्कि वो तो उत्साहित थी, एक्साइटेड थी कि अब नई जगह जाएंगे, नई जगह जाकर के काम करने का मौका मिलेगा और रोगियों की सेवा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देती हूँ। तो इस तरीके से लेखक के ऊपर इन महिलाओं का, इन सेवा भाव से पूरे तरीके से ओतप्रोत महिलाओं का बहुत गहरा असर पड़ता है लेखक पे, और वो बहुत सारी चीजें इनसे सीखता है और अपने जन्म में उतारता है। और वो यहाँ पर कहता है कि लेखक ने खुद से कहा कि भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, ठीक है। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान समझना, मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन में आने वाले भी हैं। लेकिन क्रिस्ट हेल्ड ने उसे जीवन में उतारकर कृतार्थ किया, ठीक है। गीता हम सबके लिए एक उपहार है, ठीक है। वो हमारी वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस और होली बुक में से एक है, और हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय, हर एक भारतवासी कहीं ना कहीं कभी ना कभी गीता जरूर पढ़ता है और उसे कंठस्थ करता है। और कुछ लोग को तो पूरा का पूरा श्लोक ही याद होता है। तो वो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि हम भारतवासियों ने भले ही गीता को कंठस्थ कर लिया, मतलब पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया और अपने आप को धनी मानने लगे, अपने आप को महान मानने लगे, लेकिन क्रिस्ट हेल्ड जैसी महिलाओं ने, ये जो महिला है क्रिस्ट हेल्ड, इसने सच में गीता के वचनों को, गीता में जो लिखे हैं श्लोक, उनको अपने जीवन में उतार लिया है और उसको कर्म में उतार लिया है, और उनका जीवन सच में कृतार्थ हो गया है, महान हो गया है। तो यहाँ पर हम सबको ये व्यंग भी करते हैं कि हमें केवल गीता के पाठों का कंठस्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बातों को अपने कर्म में, अपने जीवन में उतारना भी चाहिए अगर हम कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पे मदर टेरेसा के बारे में कुछ बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसको पढ़ जरूर लेना, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। मातृभूमि फ्रांस, मतलब कहां पर वो पैदा हुई थी, जन्मभूमि क्या थी, बर्थ प्लेस क्या थी, वो थी आपका फ्रांस में पैदा हुई थी। और कर्मभूमि मैंने बताया था कि भारत में उनका कर्मभूमि था। उनकी एज कितनी थी मदर टेरेसा की? 45 वर्ष। देह कैसा था, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर पूरा कैसा था, तो ये सारी बार आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर रिपीट करना। आगे देखते हैं, क्रिस्ट हेल्ड, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन आंसर मैं आपको जब कराऊंगी तो उसमें ये सारे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। मदर मार्गरेट, उनके बारे में यहाँ पर देखो लिखा है,
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं। और मैंने जो आपको पूरा स्टोरी यहाँ पे ब्रीफ किया है, समरी पूरा ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया। अब देखना मैं जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको ओपन करूंगी उसके आंसर आप खुद लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इतने सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कोई और वीडियोस, कोई और बुक, कोई और गाइड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या है, दे उनकी कोई 45 बसंत देखी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली मदर टेरेसा के लिए है, और जो ये है कोई देह देखी उनकी 45 वर्ष, मतलब उनकी चुस्ती फुर्ती के बारे में कहा गया था। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका नोट्स आप तैयार कर सकते हो। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, अगर आपको सारे लेक्चर वीडियोस चाहिए, हिंदी की क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे ऐप पे जुड़ करके इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और वहां से अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैं फ्री में पढ़ाई रही हूँ, आप जस्ट इसको नोट डाउन करके अपने इसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन को दूसरा देखेंगे, हिटलर को मदर ने बुरा कहा क्योंकि वह क्योंकि वो नफरत फैलाता था। ऑब्वियस सी बात है, इस वजह से वो बुरा इंसान था, क्योंकि वो युद्ध करता था, लोगों में लड़ाई लगवाता था। काम यू की मशीन मात माने का आशय क्या। तो यहाँ पर ये जो डायलॉग है इसका मतलब क्या है, मशीनों से भी तेज काम करना। ठीक है, तो इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक बार ओरली जब रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन याद होने लगेगा। देखो फिर से एमसीक्यू का दिख रहा है यहाँ पर, मदर टेरेसा का जीवन का उद्देश्य क्या था। तो मैंने बार बार समझाया है कि उनका उद्देश्य क्या था, उनकी भावना क्या थी, उनकी लगन क्या थी, उनका प्रेरणा क्या था। तो रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना ही उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य था। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, हिटलर के लिए उपयुक्त विशेषणों का समूह है। ठीक है, यहाँ पे 2-4 विशेषण दिए गए हैं। तो जो हिटलर शासक था उसके लिए कौन सा समूह यहाँ पर उपयुक्त है वो आपको यहाँ पे टिक डाउन करना है। तो क्रूर, निरंकुश, तानाशाह, ऐसा करके यहाँ पे विशेषण है, तो जो कि हिटलर के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। आगे देखते हैं, लेखक ने सबसे अधिक महत्व किसे दिया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपसे आ सकता है 1 नंबर के लिए, मानवता के प्रति समर्पण को ही लेखक ने यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है, महत्व दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है, कहने का क्या आशय है। तो यहाँ पर ये कहने का आशय है कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी भी अमीर गरीब व्यक्ति को कष्ट आ सकता है, वो कोई खास जाति भेदभाव करके नहीं आता है। आगे देखते हैं, चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ऐसा क्यों कही, क्योंकि वो रोग से लड़ने की हिम्मत उसको देना चाहती थी। अगर वो इस तरीके से बातें बोलती है तो सामने वाला रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और वो उस रोग के लड़ने की क्षमता के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पाठ की भाषा शैली में कौन सी विशेषता नहीं मिलती, तो इसको आप देख के यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगी, आंसर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैंने चैप्टर को जैसे एक्सप्लेन किया है आप उन शब्दों को भी अपने शब्दों में बना करके आंसर को लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए क्यों यादगार बन गया, अपने विचार प्रस्तुत करें। मैंने बताया था कि लेखक पहले उस नर्सिंग होम में जाने से कतरा रहा था, क्योंकि जो नर्सिंग होम का माहौल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पे तरह तरह के रोगी होते हैं, दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो इस तरह के माहौल में वो जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब वो वहां पे गया तो कुछ महिलाओं से, कुछ महान महिलाओं से उसका परिचय हुआ, जिसके कारण पूरा ये नर्सिंग होम का उसका जो जाना था वो एक यादगार लम्हे की तरह बन गया और उसने उस चीजों से बहुत कुछ सीखा भी लाइफ में। ठीक है, आगे देखते हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, आशा स्पष्ट की। तो इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया था कि क्यों उन्होंने किस सेंस में ये बात कही थी मदर टेरेसा को, तो आप उसको यहाँ पे देख के लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेखक मदर टेरेसा के जाने के बाद किस प्रकार की दीवारों के बारे में सोचता रहा, आपकी दृष्टि में इन दीवारों को गिराना क्यों जरूरत। मैंने बताया था कि ना वो जब मदर टेरेसा से व्यंग्य करता है कि वो तो फ्रांस की है, आप जर्मनी के हो, तो आप दोनों में भेदभाव क्यों नहीं है, हिटलर तो ऐसा था, लेकिन आप में इतना प्रेम क्यों बना हुआ है। तो मदर टेरेसा ने उसको आप को जवाब दिया था, जिसकी बाद लेखक बहुत देर तक सोचता है कि मानव ने ही मानव के बीच में दीवार खड़ी करी है। वो दीवार किस तरीके की, जाति की दीवार है, संप्रदाय की दीवार है,
भेदभाव है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, बहुत सारी ऐसी चीजें इनके आधार पर हमने दीवार खड़ी की है और इनको गिराना, इनको तोड़ना, इनको खत्म करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मदर मार्गेट का जादू किसे कहा गया है? स्पष्ट की, तो आप इसको पढ़ लेना, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक चीज है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, हो सकता है मैंने वहां पे नहीं बताया हो। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया था कि मदर मार्गेट जो थी वो रोगियों के मक्खियों जैसे जीवन को एक सामान्य जीवन में परिवर्तित कर देती थी। वो रोगियों का जो, मक्खियों का जीवन क्यों कहा गया रोगियों का? क्योंकि वो उनका जो जीवन होता है बिल्कुल क्या होता है, छिन्न भिन्न सा होता है, बिल्कुल निम्न कैटेगरी का होता है। वो परेशान होते हैं, वो बिल्कुल छोटा महसूस करते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो उनको उन दुख से निकाल करके, उनका निवारण करके, उनका इलाज करके वो उनको बिल्कुल चंगा और तंदुरुस्त कर देती थी। तो मक्खियों के जीवन से निकाल करके वो उनको आम इंसान के जीवन की तरफ ले जाती थी। आगे देखते हैं, फोटो किसी बात को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है, इस पर आपके क्या विचार है? एक चीज था, जो मदर टेरेसा थी, उनको अपने घर से जब भी चिट्ठियां आती थी अपनी माँ और बाप के द्वारा, पिता के द्वारा, तो वो उन चिट्ठियों के जवाब में किसी जगह की तस्वीर खींच करके भेज देती थी, जिससे उनका ये मानना था कि जो तस्वीर होती है वो आपकी दशा को, वो आपके हाल को और ज्यादा प्रभावी ढंग से लोगों के सामने रखते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखकर अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। रॉबर्ट नर्सिंग होम पार्ट से हम अपने जीवन में क्या प्रेरणा ले सकते हो? तो पूरी जो इसकी जो स्टोरी है वो प्रेरणा पे ही है आपके, तो आप उन सारी बातों को यहाँ पर, क्या आपका 10 पार्ट था उसको यहाँ पे लिख करके आंसर दे सकते हो। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जिसके आश्रय को आपको स्पष्ट करना है, मतलब उसकी मीनिंग को आपको यहाँ पे बताना है। उभरती तनुराई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही। तो यहाँ पर मदर टेरेसा की कुछ लाइनें लिखी गई है, तो उनके मतलब को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैंने जो भी उनके बारे में बताया था उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ के लिए डियर स्टूडेंट, लेक्चर वीडियोस के लिए डियर स्टूडेंट, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जितनी चीजें फ्री में एक्सेस कर सकते हो उसको करके अपनी तैयारी मजबूत करो, और पीडीएफ को परचेस करके, वीडियोस को परचेस करके पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हो। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्ट हेल्ड एक साथ एक वक्त, तो कई बार मैंने क्वेश्चन बताया है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, कष्ट क्या पात्र देख कर आता, तो अभी मैंने इसको ऊपर समझाया था, फिर से ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया, तो उसको आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो ये देखो यहाँ पर जो भेदभाव है भाषा, धर्म, जाति के आधार पर, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और ये कब तक चलता रहेगा, कैसा चलता रहेगा, क्यों चलता रहेगा, तो उसको यहाँ पे बताया गया। आगे देखते हैं, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुए। तो मैंने बताया था जो मदर जो क्रिस्ट हेल्ड थी, उन्होंने गीता को केवल कंठस्थ ही नहीं किया, केवल पढ़ा ही नहीं हम भारतवासियों की तरह, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारा, उसको कृतार्थ किया, अपने कर्म में उतारा। किसके द्वारा? रोगियों के सेवा के द्वारा। ठीक है, तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसकी हानि होती, क्यों होती, उल्लेख करिए। अगर दोनों वहां पर भेदभाव रखती, मतभेद रखती कि तुम जर्मनी से हो, तुम फ्रांस से, तुम्हारे देश को ऐसा करता है, तुम्हारे देश में तो मेरे देश को ऐसा कर दिया, अगर उनके अंदर ये भेदभाव होती तो किसकी हानि होती, इसमें क्या होता, तो उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप देख के लिख सकते हो, या फिर आपने स्टोरी पढ़ी है, समरी पढ़ी है, इसको बनाकर भी लिख सकते हो। आगे देखेंगे, ओके, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगी, जिसको आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे अनुच्छेद है, मतलब एक पैराग्राफ है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको उसको नीचे देखने को मिलेंगे, और इसी अनुच्छेद से क्वेश्चन लिया गया है, जिसके आंसर आपको खुद से देने हैं। आप स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो और इसको आप खुद से पढ़ के भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन में ग्रामेटिकल सेक्शन में या राइटिंग सेक्शन में कह लो, ऐसे अनुच्छेद आ सकते हैं किसी भी पार्ट से, चाहे वो पार्ट से आप परिचित हो, चाहे उस पार्ट से आप अपरिचित हो, ये क्वेश्चंस ऐसे अनुच्छेद के फॉर्म में आ सकते हैं। तो सिंपल क्या करना होता है, इसमें उस पैराग्राफ को, उस अनुच्छेद को, उस पद को या गद्य को, जो भी दिया होगा उसको पढ़ना होता है, और उसी में से बेसिकली जो आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में से आंसर आपको ढूंढ करके अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके के अनुच्छेद यहाँ पर आपको एक दो देखने को मिलेंगे, और इसी अनुच्छेद लेखन के साथ ही
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है 20-20 शब्दों के लिए, तो मैं फटाफट पढ़ दे रही हूँ, आप इसको अपना कर लेना। मदर मर जाऊंगा, यह विरह स्वर किसका था? तो वहां पे एक रोगी आता है। रोगियों के काले बाल देख करके क्रिस्टेल ने क्या कहा? जब एक रोगी होता है, जब उसको क्रिस्टेल देखती है उसके काले बाल होते हैं, तो क्रिस्टेल को उनको अपने पिता की याद आती है क्योंकि उनके भी घने काले बाल थे, तो वो वहां पर उस तरीके से प्रस्तुत करती है। मदर टेरेसा रॉबर्ट नर्सिंग होम में कब और कितने रुपए महीने पर काम करते? मैंने कई बार बताया, इस क्वेश्चन को आप वहां से कर सकते हो। क्रिस्टेल कहाँ की रहने वाले थे? तो ये आपको पता है, क्रिस्टेल के बारे में भी चीजें थी। अब यहाँ पे 25-25 शब्दों के लिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर फिर से वही है, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है, इसके उत्तर में डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर और मदर टेरेसा के बीच क्या संवाद हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। मदर टेरेसा से लेखक ने फ्रांस के बारे में क्या कहा? तो दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ आपको यहाँ पे लिखना है। पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित किया था, आप यह कैसे भूल गए? इस कथन पर मदर टेरेसा ने, उन दोनों के बीच संवाद वाला ही बेसिकली क्वेश्चन है कि फ्रांस को लेके, जर्मनी को लेकर के, हिटलर को लेके मेंटालिटी क्या थी, क्या सोच थी, क्या भावना थी मदर टेरेसा की। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, मैं इसका थोड़ा सा आंसर देती हूँ क्योंकि आगे मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया नहीं है। लेखक के क्रिस्ट से यह पूछने पर कि क्या घर से चलते वक्त तुम रोई थी, उन्होंने क्या कहा? तो क्रिस्टेल ने कहा नहीं, मैं तो नहीं रोई थी, जब अपने घर से मैं चल रही थी, लेकिन मेरी माता जी या फिर मेरी माँ रोई थी। ठीक है, ओके। मदर टेरेसा की जब चिट्ठी आती तो वो क्या करती है? मैंने बताया था कि किसी जगह की, आसपास की, पड़ोस की तस्वीर खींच के वो भेज देती है। ठीक है, ये तो पता ही है। ये सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कोई नया क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, मदर टेरेसा और क्रिस्टेल में क्या समानताएं थी? तो बहुत सारी समानताएं थी, उसको आप लिख सकते हो। क्रिस्टेल और मदर टेरेसा गीता का अनुसरण करती है, स्पष्ट कीजिए, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, और फिर से यहाँ पर गद्यांश आ गया। ठीक है, जिसको आपको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को देना है। और इसी गद्यांश के साथ ये आपका पाठ भी यहाँ पे समाप्त होता है। आगे की वीडियोस के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कोई भी पार्ट मिस करते हो या फिर कोई टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो नीचे आप कमेंट करिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक को ब्रीफ करने का और आपके उस डाउट को खत्म करने का।